विकास। अरे ओ विकास। अरे क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हैं बेचारे की। इतनी देर तक सो रहा है, कोई काम धंधा नहीं देखना है क्या उसे? दूसरों के लड़कों को देखो, हर चीज में एक नंबर। और ये ना नौकरी ढूंढी जाती है, ना दुकान संभाली जा रही है नवाब साहब से। आप भी ना, अभी उम्र ही क्या है। मेरे लाडले को परेशान मत करो। तुमने इस सर पर चढ़ा रखा है, जगाओ उसे। पापा, भैया इतनी जल्दी उठने से रहे, कल ही 4 घंटे तक सीरीज देखते रहे। बस ये करवा लो, लाइट का बिल बढ़वा लो इनसे। घर वालों की बातें सुनकर विकास की नींद खुल जाती है और वो आंखें मलते हुए बाहर आता है। क्या हो गया भाई, सुबह सुबह घर को बाजार क्यों बना रखा है? उठ गए शहजादे, बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, माचा? मम्मी क्या हो गया है पापा को, ये फिर शुरू हो गया? जब तू पैदा हुआ था ना तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी तेरे दादाजी ने, और उनका सपना था कि तेरी सरकारी नौकरी लगे। पापा फॉर्म भरता तो हूं ना मैं, कभी चुनाव आ जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, और कभी तो सेंटर ही इतना दूर पड़ता है, आप जाने कहाँ देते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तेरे सेंटर गोवा, शिमला, हिमाचल जैसी जगह पर ही कैसे होता है। अब वो मुझे क्या मालूम पापा, मैं कर तो रहा हूँ ना नौकरी के लिए ट्राई। तुम्हारे साथ के लड़कों की नौकरी भी लग गई और शादियां भी हो गई। तो मेरी भी करवा दीजिए ना पापा। शादी बेटा नौकरी देख कर होती है, समझे? अरे बस कीजिए अब विकास, जा तू नहा धो ले और फिर आकर नाश्ता कर ले। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, नौकरी लगा ले या फिर घर से खर्चा पानी लेना बंद कर दे। ठीक है, तो अब मैं नौकरी लगा कर ही घर लौटूंगा। अपने पापा की बातों को दिल पर लगाकर विकास घर से बाहर जाने लगता है कि सीमा के दिल की सारी ममता बाहर आ जाती है। अजी रोकिए ना उसे, वो जा रहा है। देखिए हमारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। तो मैंने तो उसे घर छोड़ने को नहीं कहा, उसकी खुद की मर्जी है। विकास, अपने पापा की बात का बुरा कौन मानता है। रुक जा बेटा, घर छोड़कर मत जा। नहीं मम्मी, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब सीधा नौकरी लगने के बाद ही घर वापस आऊंगा, और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। विकास घोषणा करके घर से निकल जाता है और प्रिया सबका ड्रामा देखकर मन ही मन कहती है, अगर आज भैया की नौकरी नहीं लगी तो भैया का तो पत्ता कट जाएगा और ये घर मेरा होगा। प्रिया ने ख्याली पुलाव पकाने भी शुरू कर दिए थे और सीमा ने अपने पति से कलेश करना। अरे वो तो अभी छोटा है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? कब तक घर में पड़े पड़े खाता रहेगा? पापा, ये आप मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? मैं तो कमा लेती हूँ पैसे। अब तुम्हारी शादी करनी है बस, फिर मैं तुम सबसे फ्री हो जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, भैया भी घर छोड़कर चले गए, अब आप लोगों का ध्यान तो मुझे ही रखना होगा ना। तू ना अपनी माँ पर गई है, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सारी कलाकारियां ना अपने ससुराल में करना। ठीक है पापा। विकास घर के बाहर यहाँ वहाँ भटक रहा था कि उसकी नजर एक बिल्डिंग पर गई जिसके बाहर वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ था। सरकारी नौकरी? ये कौन सी नई कंपनी आ गई मार्केट में? चलो अंदर जाकर देखता हूँ। विकास बिल्डिंग में जाता है, वहाँ नया चमचमाता फर्नीचर लगा हुआ था और इंटरव्यू के लिए लाइन में कई लोग खड़े हुए थे। मुझे भी इंटरव्यू देना है। ठीक है, बैठो। एक गिलास पानी मिलेगा? ये लो। अच्छा, यहाँ बॉस कौन है? मैं ही हूँ। तो आप पानी क्यों लाए? अरे अभी हायरिंग चल रही है ना, स्टाफ नहीं है, नई कंपनी है मेरी। तो आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे इन सबका? मैं तो बस सब्र करने की क्षमता देख रहा हूँ। मेरी कंपनी ग्राहक सेवा केंद्र है ना, तो लोगों से लड़ाई ना हो, अच्छे से बात करे। अच्छा, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे वाह, खूब पढ़ाई करे हो, कल से आ जाओ। क्या सच में? अरे तुमने अभी तक पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं कॉलेज में तुम्हारा सीनियर था। अरे आप तो बहुत बदल गए हैं। चलो अब आ जाना, कल से टाइम पर आना, बहुत खतरनाक बॉस हूं मैं। हाँ। विकास खुशी खुशी घर जाने लगता है, लेकिन बीच में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। पापा ने कहा था सरकारी नौकरी लगा के आना है, अगर उनको ये बताया तो मुझे सच में बाहर ही कर देंगे। हाँ, एक आइडिया है। विकास मिठाई का डिब्बा लेकर घर आ जाता है और खुशी खुशी अपनी नौकरी का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। प्रिया, ओ प्रिया। भैया आप वापस आ गए? मैंने आपके कपड़े बैग में रख दिए, लेकर आती हूँ। अरे मेरे कपड़े छोड़, अपने पैक कर, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब सीधा शादी होगी तेरी। मेरा बेटा घर आ गया। बेटा तू ठीक तो है ना? खाना खाया तूने? अरे मम्मी, ये खाओ तुम मिठाई। मिठाई किस बात की? लगता है किसी मंदिर के बाहर खड़ा रहना शुरू कर दिया, इसीलिए मिठाई का डिब्बा मिल गया होगा। पापा आप तो हमेशा मुझे कम ही समझते हो,
मेरी नौकरी लग गई है। क्या? हाँ, और वो भी सरकारी कंपनी में। पर तूने पेपर कब दिया? आपको मुझे ताने मारने से फुर्सत मिले तब पता चले ना। अब तो लग गई मेरी नौकरी, अब तो खुश हो ना आप? अरे तो एक डिब्बा क्यों लाया? 4 लाता, मैं मोहल्ले में बांटूंगा। तो वो सब आप देख लो, कल से मुझे काम पर जाना है। विकास की नौकरी की खबर सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सीमा तो जंगल में आग की तरह सभी रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचा देती है। अरे बुआ जी, अब तो आप रिश्ते देखना शुरू कीजिए, एक से एक घरों में बात कीजिए, हमारे विकास की सरकारी नौकरी लगी है। अरे सीमा, सीमा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? हमारे लड़के की नौकरी लगी है, आज तो खाने में कुछ अच्छा बनना चाहिए। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनेगा, आज तो सब कुछ मेरे बेटे की पसंद का बनेगा। मम्मी, मम्मी अभी तक मेरा बनाना शेक नहीं बनाया आपने। सीमा फोन रखो, बेटे का ध्यान रखो, कल से उसे नौकरी पर जाना है। हाँ हाँ बना रही हूँ। तुम रहने दो, मैं बना देता हूँ बेटा। वाह, कल तक तो घर से लात मारकर भगाने को तैयार थे, आज सर पर बिठा रहे। धन्य है पापा। अगले दिन विकास नाश्ता करने बैठा तो सब कुछ उसकी पसंद का बना हुआ था। ले बेटा खा, आराम से खा। मम्मी आराम का टाइम नहीं है, बहुत काम है। भैया तू अचानक से होटल की चाय बन गया, पहले 20 रुपए थे, अब सीधा 20,000। तो तू भी पढ़ाई लिखाई कर, क्या दिन भर फोन में लगी रहती है? आप ना मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही सरकारी नौकरी में है। क्या बोला तूने? मजाक मजाक भैया, मैं तो पढ़ाई करनी चाहती हूँ ना। प्रिया अपने कमरे में जाती है और गहरी सांस लेती है। आज तो पकड़ी ही जाती। विकास ऑफिस चला जाता है, वहाँ अपना काम संभालता है। इधर घर से उसकी माँ उसे कॉल करती है। क्या हुआ मम्मी, अभी तो ऑफिस आया हूँ। अरे बेटा बुआ जी ने लड़की बताई है, आज उसके घर वाले आएंगे देखना। इतनी जल्दी रिश्ते भी आने लगे? अरे हाँ, अब तेरी सरकारी नौकरी है ना, देखता जा कैसे कैसे रिश्ते आते हैं। ठीक है, शाम को आता हूँ घर। सारे काम निपटा कर विकास शाम को घर आता है और अपनी माँ से पूछता है। क्या हुआ मम्मी, आपने तो कहा था लड़की वाले आएंगे, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बेटा वो लोग चले गए। क्यों, मैं पसंद नहीं आया क्या? अरे मम्मी को लड़की पसंद नहीं आई बेटा, अभी तो शुरुआत है, अच्छी अच्छी लड़कियां आएंगी। ठीक है। अगले दिन फिर 2-3 जगह से लड़की वाले आते हैं और सीमा सभी को रिजेक्ट कर देती है। कोई अच्छी लड़की है ही नहीं शायद। अरे तुम ऐसे हर लड़की को रिजेक्ट करोगी तो कहाँ से मिलेगी कोई लड़की? तो क्या करूं, इतने रिश्ते आ रहे हैं लेकिन पसंद एक नहीं। लगता है भैया की शादी इस जन्म में नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी मेरी शादी? क्योंकि मम्मी किसी को टिकने ही नहीं दे रही। मम्मा ऐसा मत करो ना मेरे साथ, सरकारी नौकरी तो है, प्रधानमंत्री नहीं हूँ मैं। अरे फिर भी बहुत अच्छी लड़की चुनकर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ठीक है, ऐसे तो मेरी उम्र निकल जाएगी। तू बड़ा उतावला है शादी के लिए, मैंने बोला ना अच्छी बहू लाऊंगी। अब की बार मैं मिलूंगा लड़की से। ठीक है, तो कल टाइम से आ जाना। अगले दिन विकास घर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। क्या हुआ, आप सब कौन है? अरे बेटा ये सब तेरे लिए आए हैं, सबको अपनी बेटी की शादी करवानी है तेरे साथ। इतनी सारी शादियां मैं थोड़ी ना करूंगा। हाँ, एक एक करके बात कीजिए। विकास और सीमा बैठकर सभी से बारी बारी बात करते हैं, लेकिन विकास को कोई नहीं जम रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और विकास ने जैसे ही दरवाजे पर देखा उसकी नजर अटक गई। ये कौन है सबसे अलग? अरे हम आए हैं, देखो सीमा, तुम्हारे लड़के के लिए हम रिश्ता लाए हैं। अरे बुआ जी, गांव से आप आ ही गई। अरे लड़के की सरकारी नौकरी लगी है, बधाई देने तो आना ही था, फिर इनको भी ले आए। अरे बुआ जी, अब बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए ना। आते हैं आते हैं। बुआ जी विकास के लिए रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही विकास मन बना चुका था। इससे मिलो, ये है रश्मि, रश्मि ये विकास। सीमा मैं तो पक्का करने ही आई हूँ, इसलिए रश्मि और रश्मि के मम्मी पापा को साथ ले आई। क्या बोले, अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था और अब विकास को कोई पसंद नहीं आ रही है। रश्मि जैसी बहू नहीं मिलेगी तुम्हें। मम्मी मैं तैयार हूँ। भैया इतनी जल्दी? अरे अब बुआ जी की बात को मना थोड़ी ना करूंगा। मम्मी रश्मि से ही शादी करूंगा मैं तो। विकास और रश्मि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अरे पूजा तू कम मत समझ, मेरे पति की सरकारी नौकरी है, ये छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। किससे बात कर रही हो? पूजा मेरी सहेली कह रही है कि उसके पति ने हफ्ते में 4 साड़ियां दिलवाई, तो मैंने भी कह दिया आप मुझे 5 साड़ी दिलवा देंगे, दिला देंगे ना? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जरूर दिला दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं।
अगले दिन ही विकास रश्मि को शॉपिंग पर ले जाता है और फिर जब पत्नी शॉपिंग पर निकली हो तो 5 साड़ियों के मैचिंग के सैंडल और चूड़ियां ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है। आज तो बहुत खर्चा हो गया। पता होता शादी करके इतना खर्चा होता है तो मैं शादी करता ही नहीं। दोनों घर आते हैं तभी विकास का फोन बज उठता है। ये साले साहब मुझे क्यों फोन कर रहा है? जीजो जी प्रणाम। है, खुश रहो खुश रहो। कहो कैसे फोन किया? जीजो जी वो गाड़ी पकड़ ली है पुलिस ने, अब जरा थाने में बात करो, ये सामने ही खड़े हैं पुलिस वाले, मैं फोन दे रहा हूँ। इतना तो जानते होंगे ना आपको लोग। हाँ हाँ जानते हैं ना, मैं करता हूँ ना बात, तुम फोन दो। विकास फोन लेकर साइड में आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है, सर आप इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं भरता हूँ ना चालान, बस इन्हें बिना कुछ बोले छोड़ दीजिए। वो तो विकास की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वाले ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। ये सरकारी नौकरी मेरी है और फायदा सबको लेना है। भैया सुनो ना। हाँ क्या हुआ? भैया कॉन्सर्ट हो रहा है, सरकारी नौकरी वालों को टिकट्स फ्री में मिल रहे हैं, अब जरा अपनी आईडी दो ना, मैं भी ले लूंगी। अरे मैं ला दूंगा ना। नहीं मैं ले आऊंगी भैया, आप बस अपना कार्ड दो। अरे मैं ले आऊंगा, तू कपड़े डिसाइड कर क्या पहनना है। ठीक है चलो, आपकी सरकारी नौकरी होने का फायदा तो मिला मुझे। विकास कॉन्सर्ट की टिकट की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है, तभी उसे वहां राहुल मिलता है। जीजो जी प्रणाम। अरे साले साहब आप यहाँ? हम तो खुद टिकट लेने आए थे, लेकिन आपको तो फ्री में मिल जाएंगे। एक सरकारी आईडी पर 5 टिकट फ्री है, आप हमें भी 3 दिला दो। ठीक है तुम लोग जाओ, जब तक कुछ खाओ पियो, मैं निकलवाता हूँ। अपने रिश्तेदारों को दूर भेजकर विकास 5-5 हजार के 4 टिकट खरीदता है और इतना खर्चा करने के बाद उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये नौकरी नहीं मेरे गले का फंदा हो रही है। अगले दिन विकास अपने घर में आराम से बैठा हुआ था कि रश्मि के दूर के किसी रिश्तेदार ने फोन किया। हाँ भाई साहब बताइए। भैया आपको तो दारू की बोतल सस्ती मिलती होगी ना? क्यों? अरे आप सरकारी नौकरी में ना। हाँ तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? अपना एक पेटी निकलवा दीजिए। ठीक है निकलवा दूंगा। विकास फोन रखकर मन ही मन सोचता है और अपनी हालत पर उसे तरस आने लगता है। हे भगवान, अब मुझे कितना और खर्चा करना पड़ेगा। इतना तो मेरी शादी में नहीं हुआ था जितना अब रिश्तेदारों पर हो जाएगा। वो अपना सिर पकड़कर बैठा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। राहुल घर आया हुआ था। सुनिए ना, मेरा भाई आया है, आप उसे कपड़े जूते दिलवा दीजिए ना। लगता है अब लोन लेना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं? जीजा जी आपकी वजह से मेरे दोस्तों में मेरा बहुत बोलबाला हो गया। अब आपको फायदा नहीं होगा तो किसे होगा साले साहब। दीदी आप क्या घर में खाना बना रही हो, चलो ना बाहर खाने चलते हैं। अरे तुम्हारी दीदी इतनी मेहनत से बना रही है। अभी कहाँ बनाया मैंने, चलिए ना चलते हैं बाहर। ठीक है तो तैयार हो जाओ। एक ही महीने में विकास का खर्चा उसकी तनख्वाह से बहुत ज्यादा हो चुका था। एक झूठ को बचाने के लिए मुझे कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। क्या बात है, आजकल आप बड़े टेंशन में रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुझे नया फोन दिलवा दीजिए ना। अरे पर अभी तो तुम्हारा फोन ठीक है ना? नहीं, उसकी स्क्रीन बार बार बंद हो जाती है, दिला दीजिए ना। ठीक है ले आऊंगा कल। अगले दिन विकास अपने दोस्त को फोन करता है और उधार मांगकर फोन खरीद कर लाता है। वाह कितने अच्छे आप, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा, आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। धीमे धीमे दिन गुजर रहे थे और विकास के लिए अपनी नौकरी की बात छिपाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। वो रात रात में जागने लगा था। समझ में नहीं आता क्या करूं। हाँ एक तरीका है, एक और नौकरी कर लेता हूँ। अब जाग क्यों रहे, सो जाइए ना। हाँ सो रहा हूँ। अगले दिन विकास अपनी नौकरी के साथ दूसरी नौकरी भी पकड़ लेता है। अब उसके लिए उसका घर आना भी मुश्किल हो रहा था। क्या बात है बेटा, अब तो रात के 1-1 बजे घर आता है। माँ वो बहुत काम है ना इसलिए। अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। सुन, मुझे और तेरे पापा को तीरथ करने जाना है तो थोड़े पैसे दे देना बेटा। ठीक है मम्मी, कल बैंक से निकाल कर दे दूंगा। विकास अपने कमरे में आ जाता है और थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है। आजकल आप बहुत थके हुए और परेशान से रहते हैं। हाँ काम ही इतना है। सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, हम तो हनीमून पर भी नहीं गए। मैंने अपनी सहेलियों को कितना बोला, मेरा पति सरकारी नौकरी में है, अब तो आपको लेके चलना ही होगा। हाँ तो ले चलूंगा ना अगले महीने पक्का। ठीक है। अच्छा सुनिए, राहुल को आपसे बात करनी थी। क्या? कल वो खुद आएगा। ठीक है। राहुल घर आता है और सीधा विकास के पैरों में गिर जाता है।
अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? सारा आशीर्वाद एक ही दिन ले लेना है क्या? जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? पहले वादा करो, मना नहीं करोगे आप? अरे बताओ तो क्या हुआ? जीजा जी, बाइक दिला दीजिए ना, हर महीने आपकी सैलरी से कटता रहेगा। क्या? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हैं? आपके पास पैसों की क्या कमी? हर महीने तनख्वाह तो आएगी। वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज जीजा जी, प्लीज। अरे इतना कंजूस क्यों बन रहा है? हर महीने आनी तो है तेरी तनख्वाह। विकास के सब्र का बांध टूटने की कगार पर आ चुका था। आप मेरे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? रहने दो दीदी, अपने परायाओं का एहसास हो गया आज मुझे। जीजा जी ने मुझे पराया कर दिया। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब। क्या हुआ भैया? मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। पर तूने तो कहा था तेरी सरकारी कंपनी में नौकरी लगी है। उसका नाम सरकारी है बस, वो है प्राइवेट। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, झूठ बोला आपने हमसे। चलो दीदी, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। बेटा, आज तो तूने मेरा भी दिल दुखा दिया। ये तो किसी काबिल है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अब बोलने को बचा ही क्या है, नाक कटवा दी इसने। पापा जी, आप मेरे पति से ऐसे बात मत कीजिए। भले इनकी नौकरी प्राइवेट थी, लेकिन जब से आई हूँ तब से मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरे भाई, ननद जी, जिसको जो चाहिए था वो ला कर दिया। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो रश्मि? मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? आपको पसंद करना मेरी चॉइस थी। अब आपकी नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आपने कभी मुझे दुखी नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, मैंने आज तक सबको धोखे में रखा। मुझे माफ कर देना, आगे से छोटा बड़ा कैसा भी झूठ नहीं बोलूंगा। विकास सभी से माफी मांगता है और रश्मि की बात मानकर सभी उसे माफ भी कर देते हैं। हालात चाहे जैसे हो, पति की नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, पत्नी अगर साथ देने वाली है तो जीवन कट ही जाएगा। नितिन घर में घुसा ही था कि तभी नितिन की माँ रजनी हाथ में कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आती है। देख तो नितिन बेटा, ये किशोरी लाल जी की बेटी निशा है। पढ़ी लिखी संस्कारी है, घर के काम में निपुण है और बड़ी कंपनी में जॉब करती है। तू कहे तो शादी की बात चलाऊं? अरे माँ, आप क्या किसी भी लड़की की फोटो ले आती हो? जरा इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, बिल्कुल गंवार है, गांव की लड़कियों जैसा है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हे राम, अरे क्या कमी है इस लड़की में? सब कुछ तो है जो एक बहू में होना चाहिए। नहीं माँ, ये लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। हे राम, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझे लड़कियां दिखा दिखा कर। अब तो सोसाइटी वाले भी कहने लगे हैं, अरे रजनी क्या आसमां से हूर की परी लेकर आएगी, ऊपर से ये और रिश्तेदार। अरे रजनी कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? सुन सुनकर अब तो शर्म आने लगी है। क्या जवाब दूं मैं किसी को? हाँ, अरे बताता क्यों नहीं? तो फिर कैसी लड़की चाहिए तुझे? माँ, मेरी पसंद जरा हटकर है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर होने के साथ मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, एकदम स्लिम ट्रिम होनी चाहिए। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहू लाऊंगा तो परफेक्ट हो, मेरे स्टैंडर्ड की हो। अरे पहले आईने में अपनी शक्ल तो जाकर देख। बड़ा आया परफेक्ट बहू लाऊंगा। गुप्ता जी की बेटी रश्मि, सब कुछ था उसमें, पढ़ी लिखी सुंदर सुशील, क्या कमी थी उसमें? अरे माँ, उस लड़की में वो बात नहीं थी, वाइब्स आनी चाहिए। मुझे निशा में वो वाइब्स आ ही नहीं रही थी। बड़ा आया वाइब्स वाला, जाकर खुद ढूंढ ले। थक गई मैं तेरी पसंद की लड़की ढूंढते ढूंढते। मैंने भी कह दिया, शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से, जिसमें से मुझे अच्छी वाइब्स आएगी, शादी उसी से होगी। हाँ तो फिर जा ढूंढ ले अपनी अप्सरा, हूर की परिया, स्लिम ट्रिम क्वीन। थक गई मैं तेरे नखरों से। अब इसी तरह 3 साल निकल जाते हैं और अब तो पड़ोसी रिश्तेदारों ने भी बोलना शुरू कर दिया था। अब शाम के समय घर के बाहर रजनी सब्जी लेने के लिए जाती है, तभी उसी पड़ोस की 3-4 पड़ोस ने सब्जी लेते हुए मिल जाती है। अरे रजनी क्या बात है, नितिन की शादी वादी कब कर रही हो? अब तो उसकी उम्र भी हो चली है। अरे शांति देवी के बेटे की शादी भी हो गई है और एक बेटा भी है, और तुम्हारा नितिन अभी तक कुंवारा बैठा है। अरे क्या बताऊं निम्मो बहन, मैं तो लड़कियां दिखा दिखा कर थक गई, पर नितिन को कोई लड़की पसंद आए तब ना, राम जाने कैसी लड़की चाहिए उसे। अरे रजनी बहन, कहीं ऐसा ना हो अच्छी अच्छी के चक्कर में तुम्हारा बेटा कुंवारा और बूढ़ा ना हो जाए। अभी जो 2-4 बाल सिर में सफेद बाल बचे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो वो भी उड़ जाए। तंग आ गई हूँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के, न जाने कब करेगा ये शादी। अब दोनों पड़ोसनी हंसते हुए वहां से चली जाती है और रजनी सब्जी लेकर पैर पटकते हुए घर के अंदर आती है। इसी तरह 4-5 साल निकल जाते हैं
और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार हमारे नितिन को एक लड़की पसंद आ ही गई और नितिन खुशी खुशी अपनी माँ को मोनिका के बारे में बताता है। माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। अब ये सुनते ही माँ फूले नहीं समाती। आखिरकार उसके नखरीले बेटे को उसकी स्लिम ट्रिम वाली हूर की परी मिल ही गई। ये खबर सुनने के लिए मैं कब से बेचैन थी। कब ला रहा है मेरी होने वाली बहू? बस माँ, इसी वीक में मोनिका से शादी करके उसे घर ले आऊंगा। फिर क्या था, एक हफ्ते बाद ही नितिन मोनिका से शादी करके उसे घर ले आता है। रजनी हाथ में आरती की थाली लिए बहू के स्वागत में खड़ी होती है और शादी लाल जोड़े में दुबली पतली मोनिका कार से बाहर पैर रखती है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अपनी दुबली पतली बहू को देख रजनी का सर चकरा जाता है। हे राम, 5 सालों में तुझे यही सूखी लड़की मिली थी जो फूंक मारते ही उड़ जाए? क्या अरमान थे बहू को लेकर, सब मिट्टी में मिला डाले। अरे कम से कम बहू तो मोटी लाता। क्या माँ, मुझे मोनिका बहुत पसंद है, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। अब आप जल्दी से आरती उतार कर गृह प्रवेश की रस्म करो। अब क्या करूं, आरती तो उतारनी ही पड़ेगी। अब बहू पतली हो या मोटी, शादी तो हो ही गई है। आओ बहू, लोटा गिराकर गृह प्रवेश की रस्म करो। अब मोनिका जैसे ही गृह प्रवेश करने के लिए लोटा गिराती है तो लोटा गिराने की बजाय वो खुद ही गिरते गिरते बचती है। अरे रे रे रे, संभल कर बहू, जो खुद को नहीं संभाल पा रही वो लोटा क्या गिराएगी? अरे बेटा, बहू तो मोटी लाता, कम से कम लोटा तो गिरा पाती। तू रहने दे बहू, एक काम कर, ऐसे ही अंदर आ जा। अब मोनिका गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। फिर गृह प्रवेश के बाद आज मोनिका की पहली रसोई की रस्म होती है। मोनिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए सास से जाकर पूछती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए। अरे वेला, खुद को तो संभाल ले, तभी तो पहली रसोई की रस्म निभा पाएगी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसा कर, खाने में पूरी सब्जी, शाही पनीर, मीठे में थोड़ा बादाम का हलवा लेना बस, और जो तेरा मन हो वो बना लेना। मेरी मदद की जरूरत होगी तो बहू बुला लेना। जी माँ जी। अब मोनिका अपनी पहली रसोई बनाती है। शाही पनीर बनाने में ही उसे 2 घंटे लग जाते हैं। फिर वो छोले चावल, पूरी, मीठे में बादाम का हलवा बनाती है और इन सब के बीच में उसे 5 घंटे का समय लग जाता है। तभी बाहर डाइनिंग टेबल पर, अरे इतनी देर लगा दी, 5 घंटे होने को आए हैं और अभी तक बहू की पहली रसोई नहीं बनी है। अरे बहू, और कितना टाइम लगेगा? अब क्या पहली रसोई का खाना कल खिलाएगी? किचन से मोनिका आवाज देती हुई कहती है। हे भगवान, आज पहले ही दिन खाना बनाते बनाते मेरी हालत तो टाइट हो गई है। माँ जी, बस हो गया, अभी लाई। फिर मोनिका सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। रजनी बहू को ऊपर से नीचे देखती है। बहू, हमसे ज्यादा जरूरत तो पहली रसोई की भूख तुझे ही लग रही है। एक काम कर, तू पहले खा ले, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं माँ जी, वो बस आज पहली बार इतना खाना बनाया है ना, तो बस उसी से थोड़ा थकावट हो रही है, आप खाइए। फिर जैसे तैसे रजनी पहला निवाला खाने को बैठती है कि तभी मोनिका को चक्कर आने लगता है। अरे बहू, जरा संभालो अपने आप को, तू इधर आकर बैठ जा आराम से। मोनिका वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और रजनी नितिन की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे कम से कम मोटी बहू तो लाता, क्या ये सूखी डंडी उठा लाया? जब देखो बिना हवा के झोंके के हिलती झुलती रहती है, जैसे पेड़ पर पत्ते जरा से हवा के झोंके से हिलते रहते हैं। क्या माँ? अरे इसे फिटनेस कहते हैं, जीरो फिगर। आजकल लड़कियां स्लिम ट्रिम ही अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अभी सिर्फ बर्तन ही साफ हुए हैं और मैं इतने में ही थक गई। अभी तो कपड़े, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब बाकी है। माँ जी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी, बहू कितनी ढीली है काम करने में। तभी रजनी किचन में आती है और देखती है कि मोनिका अभी तक बर्तन मांजने में ही लगी है। वो ये देख चौंक जाती है। अरे बहू, तो अभी तक बर्तन मांजने में ही लगी है, बाकी का काम क्या कल करोगी? वो बस माँ जी, मैं कर ही रही थी। ले बहू, पहले थोड़ा पानी पी ले, आज सिर्फ खाना बनाने बर्तन धोने में ही तेरी हालत खराब हो गई। झाड़ू पोछा हाथ लगाए तो कहीं तो बेहोश होकर ना गिर जाए। अरे नाना बहू, एक काम कर, तू जाकर आराम कर, बाकी का काम मैं कर लूंगी। और हाँ, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस की औरतें आएंगी, अच्छे से तैयार हो जाना। फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है। पड़ोस की कुछ औरतें, इनमें निम्मो और कांता पड़ोसन भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती हैं। मोनिका सुंदर सी पीले रंग की भारी साड़ी पहने हुए सजी सजी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आती है। उसके पैरों को डगमगाते हुए देख रजनी घबराने लगती है। हे राम,
कहीं इस बहू की वजह से मेरी नाक ना कट जाए पड़ोस की औरतों के सामने। अरे ये नितिन भी ना, सारे जहान की लड़कियां छोड़कर इसको यही मिली थी, दुबली पतली सूखी हड्डी। और कम से कम बहू मोटी तो ले आता, जो कपड़े पहने हुए तो अच्छी लगती। अब इस हार्ड मास का क्या ही मुंह दिखाई होगी। फिर सभी औरतें मोनिका की मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट उठाती हैं और सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे रजनी बहन, जरा अपनी बहू को पकड़ कर रखना, कहीं आंधी बांधी में उड़ ना जाए। अरे रजनी बहन, ये तुम्हारी बहू है या हांड मास का पुतला? ऐसा लग रहा है जैसे सूखी लकड़ी पर पहना दी हो। बस बेचारी कितनी दुबली पतली है, सूखी हड्डी लग रही है, इसे कुछ खिलाया पिलाया करो रजनी बहन। नितिन तो बड़ा कह रहा था कि हूर की परी रहेगा। अरे भाई, कोई गलती से पंखा मत चला देना कि उड़ ना जाए। बेचारी की वैसे ही बड़ी मुश्किल में इतने सालों बाद शादी हुई है, और ये भी उड़ गई तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सभी उसका मजाक बनाते हैं और मोनिका को काफी बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रजनी को भी अपनी और बहू की बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर होती दिख जाती है। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू पतली है? अब तुम क्या जानो फिटनेस क्या चीज होती है। मेरी बहू पतली दुबली जरूर है, तुम लोगों की बहुओं के जैसे नहीं कि एक बार बैठ जाए तो उसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती हो। अपनी सास को अपने लिए बोलता देख मोनिका को बहुत अच्छा लगता है। चाहे भले ही मेरी सास भले ही कहती हो कि बहू तो मोटी लाता, पर दूसरों के मुंह से अपनी बहू के बारे में खुद एक शब्द भी नहीं सुन पाई। सच में मेरी सास बहुत अच्छी है। अब मोनिका की मुंह दिखाई की रस्म की बात। देख बहू, तू इन सब की बातों का बुरा मत मानियो, लोगों का काम है कि क्या ही बातें बनाए, है ना। तू अब सब पर ध्यान मत देना, बस खा पी और मस्त रह। मोनिका को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। माँ जी, आप कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, और सबको आपने कैसे चुप करा दिया। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा खुश मत हो। अब शाम को नितिन अपनी बहू मोनिका को लेकर पार्क में घूमने जाता है कि अचानक से वहां उसका फ्रेंड मनोज मिल जाता है। अरे तू, अरे दुबली पतली कमजोर सी लड़की कौन है? दरअसल मेरी ये पत्नी मोनिका है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी शादी हुई है। अरे यार, तुझे और कोई नहीं मिली थी क्या? इसमें जान तो है नहीं, तू भी कम से कम बहू तो मोटी लाता। अरे मुझे कह दिया होता, एक से एक बढ़िया लड़की की लाइन लगा देता। नितिन की फ्रेंड के जाते ही कुछ देर बाद तभी वहां पड़ोस की कमला मौसी मिल जाती है। नितिन और मोनिका को देख के वो रुक जाती है। अरे नितिन बेटा, बहू के साथ टहलने आए हो? वैसे नितिन बेटा, एक बात कहूँ, वैसे बुरा मत मानना, कम से कम बहू तो मोटी लाता, जो साथ चलने में अच्छी तो लगती। मेल देखा है तूने अपना और इसका? कहाँ तू हट्टा कट्टा और ये सूखी लकड़ी। देख तो जरा, बेचारी से एक साड़ी तक नहीं संभाली जा रही। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। बहुरानी के लिए रजनी से कहकर बादाम पिस्ता वाले लड्डू बनवा देना, कम से कम खाएगी पिएगी तो थोड़ी मोटी होगी। थोड़ा दूध घी मलाई खिलाया करो बहू को। अब कमला मौसी के मुंह से सारी बातें सुनकर बेचारी मोनिका को काफी बुरा लगता है और वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। अरे मैं पतली हूँ, इसका मतलब मेरा क्या दोष है इसमें? जिसे देखो कहकर चले जाता है, बहू तो मोटी लाता। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो इन्हें कितना बुरा लगता होगा। अब पार्क के बीचों बीच खुद का तमाशा बनते देख नितिन को भी काफी बुरा लगता है, पर वो अपने दिल को तसल्ली दे देता है। अब दोनों नितिन मोनिका घर आते हैं। बहू का उतरा हुआ चेहरा देख रजनी समझ जाती है और अकेले में जाकर, बहू तू सबकी बातों पर ध्यान ना दिया कर, अरे लोगों का काम ही बोलना है, तू बस मस्त रह। अब 2 दिन बाद नितिन के फ्रेंड रमेश की शादी होती है। मोनिका, मेरे फ्रेंड रमेश की शादी है, शाम को तैयार रहना। आपके फ्रेंड की शादी में जाकर क्या करूंगी, आप जाइए ना, और वैसे भी वहां मैं किसी को जानती भी नहीं। अरे मोनिका डार्लिंग, जाऊंगी तभी तो जानूंगी, मुझे कुछ नहीं सुना। तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, मैं ठीक शाम 7 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। मोनिका शाम को अच्छे से साड़ी पहन कर तैयार हो जाती है। ठीक 7 बजे नितिन आकर उसे अपने फ्रेंड रमेश की शादी में ले आता है। वहां आए हुए उसके सभी दोस्त रमेश की पत्नी की खूब तारीफ करते हैं। रमेश यार, तू पत्नी जो ढूंढ कर लाया है ना, वाकई में तुम दोनों की परफेक्ट जोड़ी मैच है। सही में, कसम से यार, जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, ना कि अपने नितिन के जैसी। उसकी पत्नी देखी है, एक सूखा छुआरा। अब राकेश, विनोद, मुकेश सभी दोस्त हंसने लगते हैं। यार बुरा मत माना, तूने इतने साल निकाल दिए लड़की ढूंढने में, और मिली भी तो ये कांटा। अरे कम से कम बहू तो मोटी लाता, जो तेरे साथ मैच में तो होती। सॉरी यार, बुरा मत मानना। सच कहूँ तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी तेरी चॉइस ऐसी है। अरे कुछ तो देखा होता। अब अपनी पत्नी को लेकर सबके सामने बीचों बीच अपनी मॉडर्न चॉइस का तमाशा बनता दे नितिन का चेहरा उतर जाता है और इसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है।
पल भर में उसकी अच्छी वाइब्स, होर की परी स्लिम ट्रिम का भूत हवा में गायब हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इतने साल बर्बाद कर लिए लड़की ढूंढने में और हूर की परी अप्सरा के चक्कर में। पर अब इस पतली बीवी के चक्कर में पूरी जिंदगी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियाँ, सबके ताने और मजाक सब झेलना पड़ रहा है। नितिन का अपने दोस्तों के सामने मजाक तो बनता ही है, साथ में मोनिका का भी मजाक बनता है। अब रात दोनों मुंह लटकाए जैसे तैसे घर लौटते हैं। नितिन और मोनिका का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्या हुआ? तुम दोनों के मुंह लटके हुए क्यों हैं? मैं हमेशा मॉडर्न, परफेक्ट, स्लिम ट्रिम लड़की के पीछे भागता रहा और मुझे वैसी लड़की मिली भी। पर आज जब सब दोस्तों के सामने मेरी जो इंसल्ट हुई है ना, वो मैंने ऐसा लगता है कि गलत ही कर दी। माँ, मेरे सभी दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं बहुत गलत था। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, बहू तो मोटी लाता, पर तुझे समझ कहाँ आ रही थी? अब भुगत खुद। पास खड़ी रजनी की नजर मोनिका पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। मोनिका की आंखों में आंसू देख रजनी का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और उसे मोनिका के लिए बहुत बुरा लगता है। नितिन बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब हम बदल तो नहीं सकते ना, तू परेशान मत हो, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। अरे थोड़े दिन बोलकर चुप हो जाएंगे। मोनिका जैसी भी है बहुत अच्छी है। तू ये सोच, तुझे जो इतना बुरा लग रहा है तो बहू को कितना बुरा लगता होगा जब वो हर किसी से ये सब बातें सुनती है। ये सुनते ही मोनिका फबक फबक कर रोने लगती है। रजनी उसे प्यार से चुप कराते हुए उसके आंसू पोंछती है। बहू, रो मत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो इस नालायक की है जिसकी वजह से तुझे भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है। अब तू परेशान होना छोड़ दे, अब देख मैं क्या करती हूँ। और माँ, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? सुन नालायक, अभी रोना धोना बंद कर। आज से सब ये रोना धोना बंद कर लो। आज से बहू को मोटा करने की जिम्मेदारी मेरी। इसे खिला पिलाकर मोटा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रजनी नहीं। अपनी सास का ममता भरा रूप देख मोनिका रजनी से लिपटकर खूब रोती है और 2 हफ्तों में ही रजनी अपनी बहू को खूब खिला पिलाकर कायाकल्प कर देती है। सभी ये देख हैरान रह जाते हैं।